सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू हो या फिर तहरीर, अल्फाज का चुनाव बहुत अहमियत का हामिल होता है। आप सच से सच बात को अगर अच्छे अल्फाज में कहने का फ़न रखते हैं तो फिर आप एक कामयाब इंसान समझे जाते हैं। अगर आपने किसी को कोई बात समझानी है और वो बात अगले पर नागवार गुजरे तो ऐसे में अगर आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब करेंगे तो आप अगले को सख्त से सख्त बात भी आराम से समझा देंगे और कह देंगे और उसे नागवार भी नहीं गुजरेगी। अच्छा, अल्फाज को चुनाव होता है ना, अगर वो मुनासिब हो तो सुनने वाला जो इंसान है वो आसानी से बात को समझ भी सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे मरीज़ को दवाई कड़वी लगे तो उसको दवाई के बाद फौरी तौर पे कोई मीठी चीज़ खाने को दे दी जाए कि शहद खा लो, चॉकलेट खा लो, ताकि उसको दवाई की कड़वाहट महसूस ही ना हो। लेकिन अगर आपके अल्फाज का जो चुनाव है वो नामुनासिब होगा, ठीक नहीं होगा, तो आपकी अच्छी बात भी सुनने वाले को बहुत बुरी लगेगी, नागवार महसूस होगी। ऐसी में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें इंसानी जो लहजे हैं और रवैये उनकी निशानदेही की गई है। अच्छा, कहानी कुछ यूँ है कि एक बादशाह ने अपनी सल्तनत में हर तरफ अपने हरकारे भेजकर फरमान जारी करा दिया कि कल से उसकी रियाया में मौजूद कोई भी औरत ना तो किसी किस्म का जेवर पहनेगी और ना ही किसी किस्म का बनाव सिंगार करेगी। अब इस फरमान पर अमल क्या होना था, जिसने भी सुना वो हंसना शुरू हो गया और बादशाह का दिमाग चल गया। रियाया ने सोचा कि औरत हो और जेवर ना पहने या बनाव सिंगार ना करे, भला ये कैसे हो सकता है। अच्छा, खुद औरतों की तरफ से शदीद रद्द अमल भी आने लगा और बादशाह के हुक्म के बाद जो औरतें पहले जेवरात और बनाव सिंगार किया करती थीं उन्होंने पहले से भी ज़्यादा, और जो औरतें पहले ना बनाव सिंगार किया करती थीं ना जेवरात पहनती थी उन्होंने भी ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, यानी जेवरात भी बनाव सिंगार भी। अब बात जो शाही फरमान से शुरू हुई थी अब बादशाह की जागहसाई तक पहुंच गई। अब क्या होता है, बादशाह ने अपने दरबार में सब वज़ीरों और मुशीरों से मशवरा चाहा। कोई कहता है जी फरमान वापस ले लो, कोई कहता है जी जो अमल ना करे उस औरत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। अच्छा, बादशाह के एक ना बड़े अब ये बात उसके वक़ार और इज़्ज़त से जा जुड़ी थी, अना का मसला बन गया था और बाहर की दुनिया को गलत पैगाम जा रहा था कि जी बादशाह का तो अपनी रियाया पर कोई रो भी नहीं है, कोई दबदबा ही नहीं है। अब रियाया उसका कहना नहीं मानती थी, अब अना का मसला बन गया और बादशाह एक कमज़ोर और बेअसर हुक्मरान समझा जा रहा था। अब वज़ीरों से मशवरे पर बादशाह का ना दिल राज़ी नहीं हुआ तो उसने अपनी जो ममलिकत में मौजूद एक बड़ा अक्लमंद दाना आदमी था उसको बुलाया। वो हकीम आते हैं और आते ही बादशाह से वो मिलता है, उसे मतलब बहुत ही दुखी दिल होकर बताया कि जी मेरा हुक्म तो मेरे गले पड़ गया, क्या करूं, वापस लेता हूं तो मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, मेरी अना का मसला है, और ताकत से नाफिज करता हूं तो आवाम जो है वो मुझे बहुत जालिम समझेगी और बागी हो जाएगी, क्या करूं। दाना ने कुछ गौर किया और फिर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप एक काम करें, लोग तेरी वैसे अतात नहीं करना चाहते जैसे तू चाहता है, बल्कि वो तेरी अतात भी वैसे ही करना चाहते हैं जैसे वो सोचते हैं। अब बादशाह परेशान हो गया और वो कुछ ना समझते हुए उसने पूछा तो फिर अब मैं क्या करूं, अपना हुक्म वापस ले लूं। दाना ने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक और हुक्म सादिर कीजिए। और वो क्या कि आज से मेरी रियाया में मौजूद कोई खूबसूरत जो औरत है या लड़की वो ना तो बनाव सिंगार करेगी खूबसूरत और ना ही जेवरात पहना करेगी। और आपको पता है हर लड़की समझती है कि वो खूबसूरत है, तो क्योंकि खूबसूरती जेवरात और बनाव सिंगार की मोहताज नहीं होती, तो आप ये पैगाम पहुंचा दें तमाम औरतों तक। और वो सारी लड़कियां ये भी कह दें, और जो सारी लड़कियां हैं जो ज़रा ज़्यादा उम्र की हैं या खूबसूरत नहीं हैं या जिनकी शक्ल सूरत बड़ी बुरी है, बड़ी माठी है, तो वो क्या करें जी कि वो इस हुक्म से उनको इस्तिस्ना हासिल है, यानी वो बनाव सिंगार कर सकती हैं, पूरा बनाव सिंगार कर सकती है, जेवरात भी पहन सकती हैं जिनकी शक्ल अच्छी नहीं है या ज़्यादा उम्र की लगती है, ताकि दूसरे लोगों पर उनकी बुरी शक्ल और जो बढ़ती हुई या ढलती उम्र है ना वो जाहिर ना हो। अब बादशाह ने ये तजवीज़ मान ली। अब इस पर बादशाह के हुक्म का खूब असर हुआ और चंद ही दिनों में जो सब औरतें उन्होंने जेवरात बनाव सिंगार सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हर औरत अपने आप को हसीन और जमील और मुनासिब उम्र की ही जानती, बढ़ती उम्र का तो कोई मानता ही नहीं कि मैं हूँ, और हर एक की यही सोचती कि उसका हुस्न और ख़ूबसूरती किसी जेवर की बनाव सिंगार की तो मोहताज है नहीं। अब दाना का बादशाह से कहना था कि अब आपकी राया आपकी इताअत करेगी, क्योंकि अब आपने उनकी अकल से सोचा, उनकी अकल से सोचा और आवाम के शऊर के मुताबिक ये फ़ैसला किया है। अच्छा, ये होता है मुनासिब अल्फाज का चुनाव।
आपने देखा कि जी एक दुरुस्त फिक्रे की सही तरतीब दूसरे की नफ्सियात को समझते हुए दिलों को जीतने का फ़न जानती है। अब आपने एक कहानी सुनी, इससे यकीनी तौर पर हासिल होने वाला सबक वो क्या है जी, उस पर आपने गौर किया होगा। और इस कहानी से साबित ये होता है कि अगर आप अगले को उसकी बुराई बताने लगेंगे तो उससे पहले उसकी अच्छाई पर बात करो, उसकी खूबी बयान करो और फिर तरीके के साथ मुनासिब अल्फाज के साथ उसकी बुराई बयान करके उसको समझाने की कोशिश करो। जैसा कि ये जो तरीका है ये कहानी के बादशाह ने इस्तेमाल किया दूसरी बार, और बादशाह का ये तरीका आपने देखा बड़ा असर कर गया, मौसर साबित हो गया और उसकी आवाम ने उसकी अतात करना शुरू कर दी। अब उसको ये जो इसको आप ये इंसानी रवैया या इंसान की जो फितरत है ये कह लें कि अगर उसको उसकी बुराई बताने से पहले उसकी अच्छाई बयान कर दी जाए ना तो वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को हज़म कर लेता है। यानी तुम्हारे अंदर ये बुराई है, पहले बता दो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई है लेकिन थोड़ी सी बुराई है, इसको ख़त्म कर लो। और तनकीद हज़म ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? अना। इंसान पर जब तनकीद होती है ना तो सबसे पहले उसकी जो अना है ना उसको बड़ी ठेस पहुंचती है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर होने वाले जितनी भी तनकीद है ना उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके ऊपर जितनी भी तनकीद होती है अना की वजह से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन सुनहरी उसूल यही है कि अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात अगले के दिल में उतर जाए। लेकिन हमारी सियासत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मुनासिब अल्फाज नहीं है बल्कि सख्त से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करके बाकायदा फ़ख्र किया जाता है। इदारों पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनको बेतौकीर करने की कोशिश की जाती है। हरीफों के किरदार पर उंगली उठाने के लिए नामुनासिब से नामुनासिब तरीन अल्फाज का चुनाव किया जाता है और बाज़ औक़ात तो इससे भी ज़्यादा का नज़ारा देखने को मिलता है, यानी हर हद पार हो जाती है। जब एक हरीफ दूसरे हरीफ को दबाने के लिए आप कहने कि किसी तीसरे को अपना आला कार बनाता है और उस आला कार के मुंह में कहते हैं कि अपनी पसंद के जो अल्फाज हैं वो डालकर अपने हरीफ से बदला लेने की कोशिश करता है। और कभी कभी तो जो तीसरा शख्स है या फिर कहने के थर्ड पार्टी ये कह लें वो खुद आला कार बनने के लिए राज़ी हो जाती है और कभी ज़बरदस्ती उसको आला कार बनाने की कोशिश की जाती है। जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान के ये जो साबिक जज राना शमीम के एक बयान को इदारों की मुखालफत में बोलने वालों ने कह लें कि अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहा और अदलिया का जो इमेज है उसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई, दागदार करने की कोशिश की गई। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई जिसके बाद जो राना शमीम का बयान है ना उस पर लुड़ियाँ डालने वालों के चेहरे शायद मुरझा जाएंगे, क्योंकि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से मुतालिक जो बयान हल्फी केस में साबिक जो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरानकुन बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने अखबार को कोई बयान हल्फी दिया ही नहीं है, उनका बयान हल्फी लिफाफे में बंद था। कैसे अफशा हो गया? अच्छा, इस पर मैं मज़ीद बात करूंगी, लेकिन पहले हसन खावर साहब भी इसी ऑडियो और वीडियो से मुतालिक कुछ फरमा रहे हैं, उनका क्लिप ज़रा चला दीजिएगा ना आपने हसन खावर साहब को। वो क्या कह रहे हैं जी कि ये जो साजिशी लोग हैं ना ये बड़े साजिशी हैं और जब ये लोग ऑडियो वीडियो रिलीज़ करते हैं तो ये खुद सामने नहीं आते, यानी पीछे रहते हैं और ये लोग अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से जिनको इन्होंने ज़िंदगी में फेवर्स दी होती हैं उनको सामने लाते हैं, ये उनके मोहरे होते हैं। अच्छा, हसन खावर साहब अपने मुखालिफिन को बाकायदा लताड़ते हुए कह रहे हैं कि ये लोग मुल्की सियासत को शतरंज समझते हैं और ये लोग समझते हैं कि जी ये जो क्लास बी और सी के जो अदाकार हैं उनके ज़रिए ये लोग अपना काम करवाएंगे और ख़ुद पीछे बैठकर कठपुतलियों को हिलाते रहते हैं ताकि इन तक बात ना पहुँचे। ये चाहते हैं कि जी ये जो कठपुतलियाँ हैं वो आवाम की नज़रों में गंदी हो जाएं और ये लोग महफूज रहें, इनको किसी को पता ना चल सके। लेकिन अवाम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब हसन खावर किसको कठपुतली कह रहे हैं और किसको डोरी हिलाने वाला कह रहे हैं, इसमें शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सब समझ सकते हैं। हसन खावर ऑडियो और वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कर रहे थे और आज राना शमीम जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के केस के मरकज़ी किरदार हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान अपने बयान हल्फी के पब्लिक होने से मुतालिक तरदीद कर दी है। और वो क्या कहते हैं जी, खबरों के मुताबिक जो साबिक चीफ जज है राना शमीम, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े हैरान कुन बयान देते हुए कहा है कि जी उन्होंने अखबार को कोई बयान हल्फी दिया ही नहीं है, उनका बयान तो राज में था जो पता नहीं कैसे बाहर आ गया और उन्होंने अभी तक बयान हल्फी देखा तक नहीं है ना हैरान कुन बात। अच्छा, अदालत ने राना शमीम को 5 रोज़ में शोकॉज नोटिस पर जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है और साबिक जो जस्टिस राना शमीम उन्होंने 12 दिसंबर के बाद का वक्त देने की इस्तदा करते हुए कहा है
कि अभी वो बयान हल्फी बंद है, जिसे मैंने खुद भी नहीं देखा। अदालत ने राना शमीम के बयान पर बड़ी हैरत का इजहार करते हुए उनसे पूछा है कि आपने अपना बयान हल्फी नहीं देखा, जिस पर राना शमीम क्या कहते हैं कि जो बयान हल्फी इस अदालत में जमा हुआ है वो नहीं देखा है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि आपने 3 साल बाद ये बयान हल्फी दिया है और आपने ये बयान किसी मकसद के लिए लंदन में दिया होगा। ये आपका बयान हल्फी है या नहीं है, वही आपने जवाब में लिखना है। बयान हल्फी का मकसद क्या था वो आपने बताना है, ना सिर्फ इस अदालत को बल्कि तमाम जजेस को आपके बयान हल्फी ने मशकूक बना दी है। ये संगीन तौहीन अदालत है और अदालत ने माजी में कोशिश की है कि अवाम का एतमाद अदलिया पर बहाल हो। आप बताएं कि बयान हल्फी है या नहीं, जिस पर राना शमीम ने जवाब देते हुए कहा है कि मेरा जो बयान हल्फी अखबार में छपा है वो अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। अखबार ने खबर छापने के बाद मुझसे रब्ता किया और मेरा बयान हल्फी बंद था, पता नहीं किसने इनको दे दिया, मैंने इनको बयान हल्फी की कॉपी नहीं दी है। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपका बयान हल्फी जो है वो सील था, फिर अखबार को बयान हल्फी कैसे मिला? तो इस पर राना शमीम साहब ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि जो बयान हल्फी अखबार में रिपोर्ट हुआ है वो कौन सा है, कैसे गया, मैं पहले से देख लूँ और 12 दिसंबर के बाद की तारीख रख लें तो और इजी हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले की तारीख अगर रखी तो असल जो बयान हल्फी है वो नहीं आ सकेगा। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर राना शमीम मुख्तलिफ बयान हल्फी दे देते हैं तो फिर तो अखबार पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी और राना शमीम के आज के बयान ने ये जो मामला है ये मज़ीद उलझाया है। अब नाज़रीन, अब अदालत ने 7 दिसंबर तक राना शमीम को असल जो बयान हल्फी है और शोकोस नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी की है। और राना शमीम जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बयान के बाद ये जो सारा मंजर है ना, ये अब आप देख लें कि बिल्कुल बदल गया। हुकूमत के मुखालिफिन के लिए भी एक मेरे ख्याल से और नई मुश्किल खड़ी हो गई है, लेकिन अपोजिशन ना अब भी इदारों को अपनी तनकीद की जद में लाने से बाज नहीं आ रही है। एहसन इकबाल ने कुछ फरमाया है और शायद खान नवाज साहब ने भी कोई बात की। पहले एहसन इकबाल साहब का क्लिप चला दीजिएगा। अरे सुना आपने एहसन इकबाल साहब को, ये जो लीगी रहनुमा कहते हैं कि जी मेरा ये मुतालिबा है कि मेरी तरह चेयरमैन नैब का नाम भी ECL में डाला जाए, क्योंकि चेयरमैन नैब अपने गुनाहों से छुपने के लिए बैरून मुल्क फरार होने जा रहे हैं और उन्होंने जो झूठे मुकदमे हैं वो बनाकर मुल्क के करोड़ों रुपए ज़ाया किए हैं। अच्छा, बदकिस्मती वो कहते हैं ये कि जी रियासत का कानून बंदूक के ताबे किया जा रहा है, अदालत पर यकीन रखने वालों पर इंसाफ के जो दरवाजे हैं वो बंद किए जा रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब मजीद क्या कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी रियासत का जो कानून है वो जत्थों के हवाले किया जा रहा है। पाकिस्तान में जत्थे वाले कत्ल के केस भी माफ़ करवा कर चले जाते हैं और हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर अलिफ लैला के केसेस बनाए हुए हैं। झूठे केसेस में अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं और इंसान को ख्वार किया जाता है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत की हर कमज़ोरी को हस्बे मामूल निशाना बनाया, महंगाई मशत पर हुकूमत को रगड़ा लगाया, इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम भी हुकूमत पर धर दिया और तो और चेयरमैन नैब के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। और एहसन इकबाल साहब की तरह शाहिद खान अब्बासी साहब भी नैब पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी नैब को ख़त्म करने का, ख़त्म ही कर दें नैब को। चलाइएगा ज़रा इनका क्लिप। शाहिद खान अब्बासी साहब सारे जो मसले का हल है वो नैब को करार दे रहे हैं, यानी तभी तो ये फरमा रहे हैं कि जी आज सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस है, या हम मुल्क रखें या फिर नैब रखें। और अब्बासी साहब नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं जी कि एक शिक डाल दी जाए जिसके तहत सिर्फ नून लीग को नैब इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाए। अब ये शाहिद खान अब्बासी साहब का हुकूमत और नैब पर बाकायदा तंज का तीर था जो उन्होंने बातों बातों में चला दिया। अच्छा, अब्बासी साहब हुकूमत की करप्शन पर बात कर रहे हैं और नैब पर सवाल उठा रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं कि जी कोविड के नाम पर हुकूमत ने लूटमार की, लेकिन चेयरमैन नैब के इस मामले पर आंखें भी बंद हैं, मुंह भी बंद है और कान भी बंद हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने चेयरमैन नैब को चैलेंज किया। क्या कहा है कि जी चेयरमैन नैब बताएं कि उन्होंने आज तक कितने सियासतदानों से पैसे रिकवर किए। अच्छा, लीगी रहनुमाओं की तरफ बिलावल ज़रदारी साहब ने भी पेशावर में हुकूमत पर बड़ी तीर अंदाजी की है, हुकूमती पॉलिसीज़ पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। ज़रा बिलावल का क्लिप चला दीजिएगा टीम। आपने बिलावल कहते हैं कि जी हुकूमत गरीब पर बोझ डालना चाहती है और डालती चली जा रही है, जबकि अमीरों को रिलीफ दिया जा रहा है। हम पहले दिन से जो IMF डील है उसकी मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि जो डील है ये अवाम दुश्मन डील है। अच्छा, बिलावल ने EVM मशीन को RTS पार्ट 2 भी करार दे दिया और उन्होंने ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको वोट देने के हक़ से मुताल्लिक हुकूमती इक़दाम को शक की नज़रों से देखते हुए कहा है कि जी हुकूमत का एजेंडा कुछ और है। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिए। जी सुना आपने राजा परवेज़ अशरफ साहब को। राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि मुल्क बहुत ही खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है और जो लोग हैं वो अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं
और उन शहरों में जहां अमन अमान की सूरत हाल बेहतर समझी जाती थी, अब एक बार फिर उन जगहों पर भी बदअमनी फैलने लगी है और हुकूमत बहरान चाहती है। ये चाहती है कि किसी तरीके से इसकी मुद्दत पूरी हो जाए बस। अब एक तरफ नून लीग की तरह ये जो पीपल्स पार्टी है ये भी हुकूमत से बाकायदा शिकवे कर रही है, शिकायतें कर रही है। अरे दूसरी जानिब फवाद चौधरी पार्टी को जवाब दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी को जवाब देते हुए कह रहे हैं जी सिंध में जो पीपल्स पार्टी वो 3 दहाइयों से हुकूमत कर रही है और इसके बावजूद अब तक जो सिंध में अशिया की कीमतें हैं उसका रेट जो है वो ज़्यादा है। EVM के हवाले से भी आपने इनकी राय को सुना। अब वही बात है कि तमाम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कोई इसको जवाब दे रहा है, कोई उसको जवाब दे रहा है और मुनासिब अल्फाज का चुनाव कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। यानी सख्त जे हैं, कोई इधर से ईंट मार रहा है, कोई ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, हर जगह तकरार ही तकरार है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जिसमें निगलेक्ट हो रही है वो अवाम हो रही है, पाकिस्तान की अवाम हो रही है, वो वोटर हो रहा है जो इन पर एतमाद करता है, इनको वोट देता है। अब अवाम बड़ी कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है। अगर ये तकरार का सिलसिला ही चलता रहेगा और बाहमी इतफाक नहीं होगा, बहुत मामलात हैं जहाँ पर इनको पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए एक पेज पर आना चाहिए, अवाम के लिए इनको एक पेज पर हो जाना चाहिए। लेकिन आपस की ग्रजेस आप समझ लें कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हर मामला जो कि कौमी मुफाद में जाता है, अवाम के मुफाद में जाता है, पाकिस्तान के मुफाद में जाता है, वहाँ पर भी ना ये अपनी अपनी पार्टियाँ बना लेते हैं कि इधर से ईंट पकड़ के खड़ी हो जाती पार्टी, दूसरी आगे से पत्थरों का ढेर पकड़ के खड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसे अगर चलता रहेगा तो फिर ऐसे मुल्क कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ किया कि उन्होंने अपना ही बयान हल्फी नहीं देखा जिसमें उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए थे। अच्छा, राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैरान कुन बयान देते हुए कहा है कि मेरा जो बयान हल्फी अखबार में छपा वो अभी तक देखा भी नहीं है। अखबार ने खबर छापने के बाद मुझसे रब्ता किया था, मेरा बयान हल्फी बंद था, पता नहीं किसने अखबार को दे दिया और मैंने उनको बयान हल्फी की कॉपी नहीं दी है। अच्छा, राना शमीम साहब ने यह भी बताया है कि मेरा बयान हल्फी सील्ड था और सिर्फ ख़ानदान के पास था, पता नहीं वो किस तरह लीक हो गया। अच्छा, चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा है कि आपने 3 साल बाद बयान हल्फी दिया, आपने किसी मकसद के लिए लंदन में ये दिया होगा और ये आपका बयान हल्फी है या नहीं है वही आपने जवाब में लिखना है। मकसद क्या था बयान हल्फी का वो आपने बताना है। ना सिर्फ इस अदालत बल्कि तमाम जजेस को आपके बयान हल्फी ने मशकूक बना दिया है और ये संगीन तौहीन अदालत है। अदालत ने राना शमीम को हिदायत की है कि 7 दिसंबर तक आप अपना जवाब और जो असल बयान अदालत में जमा करवा दें। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि राना शमीम के जो आज के बयान ने केस को मज़ीद उलझा दिया है, तो आप कैसे देख रहे हैं? मतलब जो राना शमीम साहब जो बता रहे हैं वो बात तो वाकई मज़ीद उलझा रही है इस केस को। असल बात तो ये है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो बयान हल्फी उन्होंने दिया, अगर उसका कंटेंट भी इनको मालूम नहीं है और अगर उन्होंने अखबार भी नहीं देखा है और अब तक मीडिया पर भी नहीं सुना है, चैनलों पर भी उन्होंने नहीं देखा है जी, तो फिर बहुत सी और चीजें हम मान लिया करते थे, ये भी मान लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा बयान हल्फी लंदन में है, तो फिर लंदन से जाहिर है मंगवाया जाएगा। फिर ये देखना होगा कि जो बयान हल्फी छापा गया था अखबार में वो उसके मुताबिक है या उससे हटकर है, या जो कंटेंट वहाँ अगर वो हाई कोर्ट में सबमिट किए गए हैं तो भी एक सवाल होगा। बयान हल्फी दिया तो कहाँ पर दिया? क्या वो हाई कोर्ट में दिया गया, वो मीडिया को दिया गया, वो अखबार को दिया गया, वो सर पर मुहर करके कहीं रख दिया गया, या वो खुद उनके अपने कब्जे में है, या लंदन में किसी लॉकर में रखा हुआ है, या किसी फरिश्ते के पास है, या किसी मलिक के पास है, या किसी देव भूत के पास है, ये अभी तक वो चीज वाज़ेह नहीं है। एक बयान ऐसा दे दिया गया है जिसके ऊपर सवालात बहुत उठे हैं और मेरे ख्याल में सवालात जिस कदर भी उठे हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसकी क्लियर टोक वजाहत या डिनायल इस तरह का नहीं किया है कि लोग कहें कि वो ठीक है। वो कहते हैं कि मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। उन्होंने डिनाई तो किया, लेकिन ये कि अगर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है तो आप क्या करेंगे, वो उस पर
वो कहते हैं कि नहीं मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत से सवाल इससे पैदा हुए ठीक है। और आज की हेयरिंग के बाद ठीक है। जो कुछ आज कोर्ट में हुआ है उसने और ज्यादा सवाल पैदा किए हैं। मैं बरह रास्त तो किसी के ऊपर बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल एक दिलचस्प गेम है जो खेला जा रहा है सियासत के जो है वो दानाओं के दरमियान और मीडिया के पहलवानों के दरमियान, और सामने अदालत है और अदालत के सामने और वो अदालत के सामने जिसके अंदर अपील ज़ेर समाअत है। अब ये सारी सूरत हाल कैसे आगे बढ़ती है, सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई। ठीक है, ठीक है, सूरत हाल दिलचस्प हो गई। अच्छा, अखबार पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इस पर मैं आपकी तरफ आऊँगी। लगारी साहब, आपसे आपका मौक़िफ़ चाहूँगी। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी न्यूज़पेपर की, चैनल की, जब आप खबर छापते हैं या खबर देते हैं टीवी पर। मैं आपसे इस हवाले से राय लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। जस्टिस साहब, आपने नज़ीर लगारी साहब को भी सुना, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो सिचुएशन है ये बड़ा उलझा हुआ केस दिखाई दे रहा है, क्योंकि राना शमीम साहब कहते हैं कि जी उनका बयान हल्फी उनकी मर्जी के बगैर पब्लिक किया गया है और अखबार ने उनको बाद में बताया। तो इसकी कानूनी अहमियत क्या है? मतलब कोई भी अखबार आपसे पूछे बगैर आपका बयान हल्फी कैसे छाप सकते हैं? आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि पहले तो वो बयान छप गया है, अब शायद ये कोई अपनी डिफेंस प्ली रेस कर रहे हैं कि भाई मैंने इसको सर्कुलेट नहीं किया या नहीं दिया किसी को, ठीक है, और मेरा तो बयान जो है अभी तक लंदन में पड़ा हुआ है और ये लीक कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये अपना लीक खेल रहे हैं, हर चीज लीक हो जाती है। जी, तो वही बात जस्टिस साहब कि क्या इतना आसान होता है किसी का भी बयान हल्फी छाप देना उनकी इजाजत के बगैर या लीक हो जाना, कितना आसान होता है? आपको समझ आती है ये बात? जी, साफ़ी ने छापा है जी, वो माशाल्लाह बहुत कोना मश्क साफ़ी है और बड़ा पुराना और मशहूर आदमी है, और उससे कोई गलती का इम्कान मुमकिन नहीं है कि उसकी भी एक बैकग्राउंड है अपने सहाफ़ती उसका जो किरदार है। तो ठीक है, मैं नहीं समझता कि वो कोई गलती कर सकते हैं। तो अब राना साहब अब कवर कर रहे हैं किसी चीज़ को, अब देखें कहाँ तक उसमें कामयाब हो जाते हैं। उनको राइट है अपना डिफेंस करने का, और ये भी इट्स पार्ट ऑफ हिज डिफेंस कि मैंने बयान किसी को नहीं दिया और ये लीक होके खुद ही छप गया है। तो ये सारी बातें हैं। इससे पहले इनके साहबजादे जो हैं वो जियो के एक प्रोग्राम में बहुत तफसील से सवालों के जवाब दे चुके हैं, वो शाहजेब खानजादा के उसमें। तो उसमें ये सारी बातें पहले क्लियर हुई भी हैं। अब देखें लेटेस्ट क्या है। सही। अच्छा लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब को भी सुना। लगारी साहब, अखबार पर अब कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि अखबार ने तो हलफनामा फौरन छाप दिया था? बहुत अहम मामला है और इसमें दो तीन चीज़ें हमें ज़रूर देखनी है। हमें इंटीग्रिटी देखनी है सहाफ़ी की। सहाफ़ी के तौर पर मैं तो मेरा अपना तजर्बा भी है कि उनके पास खबर होती है और ख़बर के लिए काफ़ी मेहनत भी की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक एजेंडा भी चल रहा होता है। और जिस मीडिया ग्रुप का मामला है उसका एजेंडा है और उनका चोली दामन का साथ है। पिछले लगभग 40 साल से ज़्यादा अरसे से PMLN के सरबराह के साथ उनका बिल्कुल चोली दामन का साथ है, और वो एक साथ ही वो समझते हैं कि मुल्क चलाना उनकी जिम्मेदारी है। वो ये समझते हैं कि ये फैसला करना कि कौन मुल्क में किस मनसब पर होगा, वो ये चाहते हैं। मीडिया ग्रुप तो ये चाहता है कि ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए कि मुल्क कैसे चले, और मुल्क के अंदर कौन वज़ीर आज़म हो, कौन सदर मुमलिकत हो, कौन आर्मी चीफ हो, कौन चीफ जस्टिस हो। तो इस तरह के फैसले वो चाहते हैं कि उनके अंदर हतमी राय जो है उनकी तस्लीम की जाए। तो अगर ये एजेंडा मौजूद है किसी मीडिया ग्रुप के पास, तो वो कुछ भी कर सकता है और उसका गेम किसी भी तरह का हो सकता है। और बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है, मैं उनका एक कश्मीरी गवा रहा हूँ, तो एजेंडा चल रहा होता है, वो किसी सियासी पार्टी के पास खिलाफ हो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जब अभी शादी नहीं हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और आसिफ अली ज़रदारी की,
तो इस मीडिया ग्रुप ने पहले कहना शुरू कर दिया था कि वो जी जो उनका घर है जरदारी हाउस सदर के इलाके में, वो जो है उसमें डिस्कोर्स बना हुआ है, वो डांस पार्टी होती है। मैंने उस घर को देखा हुआ था, उनके वालिद के साथ मेरी अच्छी शनासाई थी। मैं दोस्ती तो नहीं कह सकता, मैं उनका एहतराम करता था हाकिम अली जरदारी साहब का, लेकिन हमारी रोजमर्रा का मिलना होता था। उस घर के अंदर इस तरह की कोई चीजें नहीं थी, लेकिन उस मीडिया ग्रुप ने तय किया था कि हमने एक ऐसा चेहरा बनाकर पेश करना है जरदारी साहब का जिसकी तरफ दुनिया देखना भी गवारा ना करे, और ये कोशिश मुसलसल 40 साल तक अब तक वो चलती रही है। उनके बस चले तो वो उनके किरदार को बिल्कुल तबाह बर्बाद करते हैं, और उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। और उसकी भी कई वजूहत होंगी। एक तो ये कि मियां साहब का इंटरेस्ट सर्व होता रहा है, दूसरा ये होता है कि जरदारी साहब उनके बचपन के दोस्त हैं, कोई बचपन की नाराजगियां रही होंगी अपना अखबार के जो मालिक हैं उनके साथ, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। इधर ये राना शमीम साहब का मामला अगर ये एडमिट हो जाता है, ये बयान हल्फी, और इसके ऊपर मजीद आगे बढ़ती है कार्रवाई, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी मियां नवाज शरीफ और या मोहतरमा मरीम नवाज हो सकती हैं। ठीक है। तो इसलिए ये चीज छोड़ी गई, पहले अखबार के जरिए लाया गया, फिर इनको सामने लाया गया, अब ये सामने और मशकूक तौर पर सामने आए हैं। देखें, एक कोर्ट के चीफ कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्हें तो सारे के सारे प्रोसीजर्स का इल्म होना चाहिए, सारे जो भी आईनी और कानूनी मसाइल है उनका। खैर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आइन की वहाँ पर जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वहाँ बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन उनकी एक अपनी चीफ कोर्ट है और उसके जरिए वो फैसले करते हैं, और उन्होंने बयान हल्फी दिया है। तो बहुत सी चीजें जो हैं उनका जवाब हतमी उनकी तरफ से होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, जैसा कि लगारी साहब ने बताया कि चोली दामन का साथ है PMLN के कायद के साथ एक चैनल का, अखबार का, तो मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि जो इनके साहिबजादे हैं राना शमीम के, अहमद हसन राना, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि जी उनके वालिद के जो ओहदेदार और वकील की हैसियत से मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी जमात के साथ देरीना ताल्लुकात हैं, यानी खुद ही मान लिया कि ताल्लुकात हैं, देरीना ताल्लुकात हैं। अब ये बात भी तो अदालत में उठेगी ना। जी, तो वो उसमें वो बड़ी होशियारी से जो एंकर था सवालात करता जा रहा था, और ये बच्चा रवानी में जवाब देता ही चला जा रहा था। तो मैं वो देख रहा था इंटरव्यू, तो मुझे खुद डिस्टर्ब हो रहा था देखकर कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। जी जी जी। तो अब उस इंटरव्यू का क्या स्टेटस देखते हैं आप, कानूनी उसकी क्या हैसियत अहमियत देखते हैं? अदालत में ही उठेगी अब ये बात, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है अब ये बात? नहीं, लेकिन देखें अभी तक जिस तरह से उसको रिसीव किया गया है, और अब तो वैसे भी उसको कर दिया है उन्होंने, इसको कोर्ट में रख दिया है और उसमें स्क्रूटनी करके कोई फाइटिंग देंगे अतर मिनल्ला साहब, तो अब वो जो बयान है वो एज इट इज तो नहीं रहेगा ना, इसके ऊपर फाइंडिंग भी होगी। ठीक है। और आई डोंट थिंक कि कोई इसका प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। जी, असल में है क्या कि ये रिवाज निकल आया जब वो मलक कयूम वाला जब चला ना, बेनज़ीर साहिबा के उसमें कि जी उनकी शहबाज शरीफ से बात हो रही थी और सैफुर रहमान से हो रहा था, उसका जो है फौरी तौर पे फ़ायदा मिल गया था कि बेनज़ीर साहिबा की कन्विक्शन जो थी वो उसी वक्त सेटिसाइड हो गई, केस चले बगैर, सिर्फ इसी बात के ऊपर के वीडियो की बेसिस के ऊपर, और ऑडियो थी, वीडियो नहीं थी। और उस वक्त वो हफीज़ भी ज़्यादा साहब थे वकील, उनकी तो बारी नहीं आई आर्गूमेंट करने की, उससे पहले ही वो केस ख़त्म हो गया। सही है, ठीक है। अब अच्छा लगारी साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपने जस्टिस साहब को, जी जस्टिस साहब आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी जी जी, प्लीज़ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जस्टिस साहब। ठीक है जी। लगारी साहब आपने जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब को भी सुना, यही बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो उनके बेटे ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी इंटरव्यू में बात बोली है जी मुस्लिम लीग नून के कायद के साथ, उनके वालिद के और जमात के साथ, कायद के साथ भी, उनकी जमात के साथ भी बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। अब ये बात अदालत में उठेगी, डिस्कस होगी, और किसी टीवी इंटरव्यू में इस तरह की बात कह देना, ऑन रिकॉर्ड आ जाना, ये जब अदालत में डिस्कस होती इसकी क्या अहमियत होगी? मेरे ख्याल में एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, और उनका बयान हल्फी उनके बेटे की तरफ से बताए गए जो वाकयात हैं, जो सूरत हाल है, उसको भी
जरूर पेश नजर रखा जाएगा, क्योंकि फरीक सानी जो है वो उसको सामने ले आएगा। जनाब इनके बेटे तो ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी के साथ उनके तहरीर मरासिम है, और इसलिए जो है ये सब कुछ आ गया है सामने। ख्वाजा नवाज साहब ने अभी फरमाया है कि जो केस था बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी पर, उस केस में वो आया था, टेप आ गई थी और केस जो है वो सेटिसाइड हो गया था। मैं सिर्फ इस बात की वो वजाहत करूंगा, केस को खत्म नहीं किया गया था, फिर ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा गया था और उनकी सजा खत्म कर दी गई थी, और अल्टीमेटली वो केस आगे जाकर खत्म ही हो गया था और उस केस में कोई जान नहीं रही थी। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कोई रियायत नहीं की थी जब वो इसकी समाअत कर रहे थे, तो ये केस बनता, मैंने माहिरीन कानून से भी बात की थी, बनता ये था कि जब इतनी बड़ी टेप सामने आ गई है कि जज से बराह रास्त फरमाइश की जा रही है कि आप इतनी सजा सुनाएं और वो सजा सुनाते हैं, तो इस केस में वैसे ही केस को डिस्चार्ज होना चाहिए था। केस खत्म नहीं हुआ था, केस को वापस भेजा गया था ट्रायल कोर्ट में कि जी इसको दोबारा चलाया जाए, और ट्रायल कोर्ट में वो चला था, मंतकी अंजाम तक वो खत्म हो गया था। राना शमीम साहब आए हैं उस वक्त, और ये 3 साल के बाद कोर्ट में ले आए मैटर को कि जी मैं बयान हल्फी दे रहा हूँ, और बयान हल्फी चला गया मीडिया के पास। वो इससे इनकारी है कि मैंने मीडिया को नहीं दिया, लेकिन बयान तो पहुंचा है, वो बयान हल्फी मीडिया के पास पहुंचा, मीडिया ने उसको जो है वो छाप भी दिया, मीडिया ने उस मीडिया पर उसमें बहस भी बहुत हुई है, और उसके बाद उनके साहबजादे ये अपने ताल्लुकात भी बता रहे हैं कि उनके नून लीग के साथ जो उनके वारिस के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये सारी चीजें इसमें ये तो जरूर वादे करेंगी कि जनाब एक वो ऐसा मामला हो गया है कि जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट आ गया है और बयान हल्फी के पीछे उनका इंटरेस्ट मौजूद है। अगर ऐसा एस्टेब्लिश होता है तो मेरे ख्याल में बयान हल्फी की कोई हैसियत नहीं रहेगी। वैसे भी 3 साल के बाद दिया जाने वाला बयान हल्फी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों और मीडिया टॉक्स में काम आ सकता है, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ मेरे ख्याल में ये काम नहीं आ सकेगा शायद। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी बाद और ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे मेहमान शबर जैदी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। वजारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा जो एदाद शुमार हैं उनके मुताबिक मुल्की मईशत महंगाई के दबाव का शिकार है और गुज़श्ता दो महीने में महंगाई में इजाफा हुआ और बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें कमी हुई है। अच्छा, रवा माली साल के पहले 4 महीने जुलाई ता अक्टूबर के दौरान जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% इजाफे के साथ 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया, और गुज़श्ता साल इसी अरसे में जो करंट अकाउंट का खसारा है वो 1 अरब 30 करोड़ डॉलर सरप्लस था। अब दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जारी करदा जो मुश्तरका एलामिया है उसके मुताबिक सऊदी अरब और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, और इस मुआहदे के तहत सऊदी फंड स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाएगा, और मुआहदे के तहत डिपॉजिट की जो रकम है वो स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाएगी। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर माहिर मुआशियात और साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब। जैदी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जैदी साहब, ये रवा माली साल में जुलाई ता अक्टूबर ये जो करंट अकाउंट खसारा है ये 5 अरब 1 करोड़ डॉलर हो गया था, और जो गुज़श्ता साल इसी अरसे की अगर बात की जाए तो ये खसारा 1 अरब 30 करोड़ डॉलर था। तो क्या वजह है कि एक साल में जो करंट अकाउंट खसारा है वो 4.7% बढ़ गया? देखिए, बात ये है कि अगर इसमें जो पता नहीं आपने मेरे पहले प्रोग्राम सुने हैं या नहीं, जो पाकिस्तान में रिसीट है एक्सपोर्ट की और रेमिटेंस की, उसमें एक लिमिटेशन है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमें अपना इंपोर्ट का बिल कम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, और इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ी जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का प्राइस जिसका हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ गया और ये 5 हो गया। अगर ये 5-4 महीने में होता है तो अगर ये उसको मैं इसीलिए लगाऊं तो ये 15 हो जाएगा साल में, ठीक है। और 15 का खसारा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल क्लियरली करूं, अगर हमारा खसारा 10 से बढ़ता है तो पाकिस्तान डेंजर जोन में चला जाएगा।
तो इसलिए हमें इमीडिएटली अब इस पे इम्पोर्ट्स पे कर्व लगाना पड़ेगा और इम्पोर्ट्स को कट डाउन करना पड़ेगा। हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस नहीं बढ़ सकती, उसका एक साइकिल होता है, वो एक साइकिल में बढ़ती है, उसका एक लिमिटेशन होता है। तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम जून 2022 में 10 को क्रॉस नहीं करना है हमें, बस दैट्स ऑल। अगर हम 10 को क्रॉस करेंगे तो हम गलत जगह चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात जो आपने बात की है सऊदी अरब के पैसे की, मैंने कल भी एक ट्वीट किया है और मैं पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहता हूं कि हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। इन शराइत पे हम पाकिस्तान को इस तरह इन शराइत पे सऊदी अरब से में पैसा लेना हमारे लिए, हमारी कौमी गैरत के लिए, हमारी अना के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। हमें 3 बिलियन से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। हमें किसी भी हाल में ये 3 बिलियन की इस कंडीशन पे पैसा रिसीव करना नहीं चाहिए। मैंने इमरान खान को ही मैसेज किया है, मैंने कल ट्वीट किया है, और मैं इस जो है पाकिस्तान की डिग्रेडेशन की, जो हमारी मॉरल डिग्रेडेशन इस रिपोर्ट के साथ है, मैं जाती तौर पे उसको एग्री नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात मैडम, अच्छा शब्बर ज़रीन साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी दूसरी बात, अच्छा आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल आसान अल्फाज में आवाम को बता दें, जो बिल्कुल आसान अल्फाज हो, कि जो सऊदी फंड की जानिब से जो स्टेट बैंक के पास 3 अरब डॉलर रखवाए गए हैं, ये जो डिपॉजिट की रकम है स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर का हिस्सा बन जाने से हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को, हमारी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ही आसान अल्फाज में। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारा कोई फायदा नहीं होगा इससे। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास रिजर्व हैं, तो उसके बेस पर हमारा करेंसी जो है वो वैल्यू, इस पर हमारा कोई इमीडिएट फायदा नहीं है। हमारी इंपोर्ट जो है वो तकरीबन 70 बिलियन डॉलर के करीब है। हम इंपोर्ट में किसी तरीके से 3-4 बिलियन कम करके उसको पूरा कर सकते हैं। ये जो तरीका सऊदी अरब ने अपनाया है, जो उनकी टर्म्स हैं, ये कम से कम एज ए बागैरत पाकिस्तानी मुझे काबिल कबूल नहीं है। मुझे ये कबूल नहीं। अच्छा गैस के शोबे के माहिरीन भी जी जैदी साहब कुछ कह रहे हैं आप? और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, मैंने कल भी एक बयान में कहा था, मुझे ये डिस्काउंट रेट पे 1.5% का इंक्रीज भी काबिल कबूल नहीं है। ये हमने ज़ाती की है, हमें डिस्काउंट रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए था इस लेवल पर। मैक्सिमम 7.5 पे लेके जाते, हमने 150 बेसिक पॉइंट जो बढ़ाया है ये गलत किया है हमने। तो ये 2-3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट को सही करनी चाहिए। सऊदी अरब से पैसे के एग्रीमेंट आपने जरूर कर लिया है, अगर उसको ड्रॉ नहीं करें आप। ठीक है। अच्छा ज़ैदी साहब, ये जो गैस के शोबे के माहिरीन है वो कहते हैं कि जी इस साल सर्दियों में गैस का बहरान बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेगा, शदीद तर होने का खदशा है, और इसकी वजह हुकूमत का जो बर वक्त मनसूबा बंदी है, प्लानिंग है, फैसले ना करना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप अग्री करते हैं इस बात से कि हुकूमत ही वाकई ना अहली है, कि जब पता था कि बहरान आ सकता है, सर्दियाँ भी आनी थी, गर्मियाँ तो हमेशा नहीं रहनी थी, तो पहले इस पर काम क्यों नहीं किया गया? पहले से कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली, कोई प्लानिंग, मनसूबा बंदी क्यों नहीं की गई? देखिए इसमें थोड़ा मैं इस पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो गैस की जो कमी है वो आज से नहीं है, वो हमेशा सर्दी में होती है, और पाकिस्तान के पास स्टोरेज भी नहीं है, बिल्कुल स्टोरेज भी नहीं है। तो गैस को हम, अगर हमने इम्पोर्टेड गैस पे काम करना है तो इम्पोर्टेड गैस को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेड गैस आएगी और पाइपलाइन, तो ये अच्छा ज़ैदी साहब, फिर एक और सवाल यहाँ एक और सवाल पैदा होता है ना कि ये गैस का बहरान तो वाकई, मतलब मैंने जब से होश संभाला है मैं भी यही देखती आ रही हूँ कि जी गैस का बहरान तो हर दफ़ा सर्दियों में आता है। तो फिर जो पहले हुकूमतें रह चुकी हैं, PTI की तो पहली ये गवर्नमेंट है, तो मुझे बताइएगा कि फिर वो लोग तनकीद किस तरह कर रहे हैं? वो आम अल्फाज में कि किस मुँह से तनकीद कर रहे हैं कि उनके अपने दफ़ा दौरे हुकूमत जब थे तो तब भी ये बहरान आता था? देखिए मैं डॉक्टर साहिबा, मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू सुनी हो इस पूरे माहौल में, मैं इमरान खान पे तनकीद कर रहा हूँ, मगर मैं आपको ये कहता हूँ जो 2 पुराने वाले हैं, जो पिछली गवर्नमेंट है, उनको तो कोई बात करने का हक ही नहीं है। जितने भी मसाइल पाकिस्तान में आज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बुनियाद वो लोग हैं। ये तो वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपना मुंह लाके वो दिखाएं आगे पब्लिक में कि जी हमने ये आज प्रॉब्लम है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट की करेक्शन कमजोर है, मगर वो तो ये, अगर शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो कोल पावर प्लांट लगा के साहिवाल में और इसको पूरा कर रहे हैं, तो ये तो फिर हमारे मुल्क के साथ जाती हो रही है। जितनी भी खराबियां आज पाकिस्तान भुगत रहा है, ये 1977 से लेकर
2000 तक पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट उसमें कसूरवार इस तरह है कि उन्होंने करेक्शन का स्पीड सही नहीं किया। ठीक है, ठीक है। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।